ये फिजिक्स का चैप्टर दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण मिरर भी इंग्लिश में कहते हैं। चैप्टर ये हमारा जो है ये है गोलीय दर्पण। दर्पण कहते किसको हैं? किसी भी पारदर्शी पदार्थ होगा जो पारदर्शी होगा, इसे उसको एक साइड पेंट करने के बाद जो प्रकाश को अवरुद्ध कर देगा उसी को दर्पण कहेंगे। ठीक है। दर्पण में चिकने सतह होते हैं जिससे कि प्रकाश के परावर्तन आसानी से होता है। ऐसे मैं बताऊंगा। दर्पण में चिकना और उगता दोनों सतह होता है, लेकिन दर्पण मुख्य रूप से चिकने सतह के ही दर्पण कहेंगे और इसमें प्रकाश के परावर्तन होता है। अभी हम लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़े थे। आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण क्या है। तो दर्पण एक गोलीय भाग होता है। ये दर्पण जो है एक अपारदर्शी पदार्थ होता है जो एक साइड पेंट कर दिया गया है, इसीलिए अपारदर्शी हो गया है। इसी को दर्पण कहते हैं। और देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण। ठीक है। तो गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है? तो एक अवतल दर्पण होता है गोलीय में, और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। अब किसी भी गोले को काट कर बनाया जाता है। देखिए ये भी कोई गोला है, एक गोला है, उसको काट कर बना देंगे तो गोलीय दर्पण हो जाएगा। ठीक है। और समतल दर्पण तो जानते हैं। समतल दर्पण में क्या होता है कि परावर्तन जो सतह चिकना होता है, और गोलीय दर्पण में एक साइड कर्व होता है। देखिए ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है। इसको एक साइड पेंट कर दिए तो प्रकाश इधर से आई, यहाँ से लौट रही है, तो ये क्या हो गया? गोलीय दर्पण। ठीक है। चलिए अभी देखिए उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा? जो उभरा हुआ भाग है वहाँ से परावर्तित होगा। ठीक है। अवतल दर्पण में क्या है कि जो उभरा हुआ भाग है वहाँ से परिवर्तित नहीं होकर इसके विपरीत परिवर्तित होगा। जो अंदर जो धंसा हुआ भाग है उससे परिवर्तित होगा, वही अवतल दर्पण होगा। गोलीय दर्पण में देखिए मुख्य अक्ष क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसका चिन्ह पर पट्टी है, उसको समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। ये देखिए गोलीय दर्पण है, इसमें M और N दो ध्रुव हैं, दो बिंदु हैं। ठीक है। गोलीय दर्पण का और इसमें जो P है, P, इसको जो P को कहते हैं ध्रुव, ये P जो है ना यहाँ ध्रुव हो गया। ठीक है। P से लेकर C तक, ये जो C देख रहे हैं ना यहाँ C तक, इस लंबाई को कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है। इस लंबाई को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। C को कहते हैं वक्रता केंद्र। देखिए क्या है कि P जो है ध्रुव हो गया, C हो गया वक्रता केंद्र, और C से P के बीच की दूरी है जो वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है। M और N के बीच जो मिलाने वाली ये रेखा है इसे कहते हैं, M और N के बीच जो ये रेखा मिला रही ना, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है। चलिए अब इसमें रहा, देखिए ये दोनों के मध्य C और P के मध्य जो एक बिंदु कटेगा, यानी कि प्रकाश के आपतन परावर्तन जिस बिंदु से होके गुजरेगी उसी बिंदु को फोकस दूरी कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फोकस दूरी, F। ठीक है। और इसे F कहा जाता है। और इसमें देखिए द्वारक M और N के जो भी मुंह की चौड़ाई जो होगी ना, इसकी जो चौड़ाई है मुंह का, इसी को द्वारक कहते हैं। ये कह देंगे द्वारक। ठीक है। F बराबर फोकस दूरी। तो देखिए सबका डिनोट कैसे करते हैं? ध्रुव को करते हैं पोल मतलब P से, वक्रता केंद्र को C से, वक्रता त्रिज्या को R से, मुख्य अक्ष को MN। ठीक है। और द्वारक किया जाता है, द्वारक भी कहा जाता है। और फोकस को किया जाता है, फोकस को F से किया जाता है। ठीक है। तो दर्पण के फोकस ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अभी बताया था दर्पण के और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। और गोलीय दर्पण में देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बीच जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं उसके बारे में भी समझेंगे, और समझेंगे कि गोलीय दर्पण में दोनों में, ये उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में, देखिए ये उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण में जो उभरा हुआ भाग है, ठीक है, तो उभरा हुआ भाग क्या रहेगा इसमें? तो ये उभरा हुआ जो भाग है उत्तल दर्पण, यहाँ देखिए उभरा हुआ भाग जो है वहाँ से परावर्तित होगा और धंसा हुआ भाग पेंट रहेगा। अवतल दर्पण में क्या होगा कि उभरा हुआ भाग जो पेंट रहेगा और धंसा हुआ भाग प्रवर्तित करने वाला होगा। तो अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? इसको प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करेगी। अवतल दर्पण जो है ना, प्रकाश की किरण, देखिए ये अवतल दर्पण है, इधर से प्रकाश आएगी तो इसको यहाँ इकट्ठा करेगी, सबको इकट्ठा करेगी फोकस पे। ठीक है। यहाँ सबकी इकट्ठा करेगी फोकस पे।
ये फोकस पे इकट्ठा करती है, ठीक है। और अवतल दर्पण ये करती है, अवतल दर्पण क्या करती है कि जो भी प्रकाश आती है उसको सभी को इकट्ठा करेगी। अवतल दर्पण सबको फोकस पे इकट्ठा करेगी, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण में इसके विपरीत होगा। उत्तल दर्पण फोकस पे इकट्ठा नहीं करेगी, इसे परावर्तित कर देगी, ठीक है। इसका फोकस क्योंकि दर्पण के पीछे रहता है, इसलिए इसको हम लोग प्रतीत होता है कि ये इकट्ठा कर रही है, ठीक है। इसका प्रतीत होता है कि इकट्ठा कर। इसका सूत्र देखिएगा, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। अभी वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? देखिए ये दर्पण है, ठीक है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये देखिए ये हो गया, यहाँ से P हो गया, ठीक है। इसके बाद ये C हो गया, मतलब केंद्र हो गया। ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ये दोनों के बीच जो होगा फोकस दूरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फोकस दूरी हमेशा आधी होती है, वही लिखा है R=2F होता है। और फिर लिखा हुआ है F=R/2। F इक्वल टू क्या होगा? R/2 होगा, ठीक है। F कहेंगे तो क्या होगा? R के आधा होगा, ठीक है। देखिए ये दर्पण जो है ये समतल दर्पण के बारे में बताया। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? इसका फोकस दूरी अनंत होता है, इसका फोकस दूरी का कोई लिमिट है नहीं। समतल दर्पण जो है इसका सूत्र होता है फोकस दूरी का F इन्फिनाइट का मार्क है, इस तरह से इन्फिनाइट देते हैं, इस तरह से इन्फिनाइट का मार्क देते हैं। चिन्ह पर पट्टी समझते हैं क्या होता है। देखिए ध्रुवों को दाएं ओर, ध्रुव से दाएं ओर धनात्मक और बाएं ओर ऋणात्मक होगा। देखिए ध्रुव कौन सा? ये इसके दाएं ओर, तो इसके दाएं ओर ये साइड जितना भी होगा ऋणात्मक चिन्ह देना होगा, ये साइड जो भी देंगे धनात्मक चिन्ह देंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। देखिए उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये दोनों महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवतल दर्पण कहते किसको? तो समझ लीजिए अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण कहते किसको है? तो ये जो दर्पण बना रखे हैं ये कैसा दर्पण है? तो ये जो दर्पण बना रखे हैं हम बना रखे हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण में जो भाग पेंट किया हुआ है वो पेंट नीचे की भाग किया हुआ है, इधर से परावर्तित होगा। तो इसका जो है इधर सब निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। तो उत्तल दर्पण के फोकस दूरी क्या होते हैं? पॉजिटिव। अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होंगे? निगेटिव, ठीक है। प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब की रचना कैसे होती है? अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हम लोग देख लेते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना किस तरह से बनी हुई है? देखिए अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। यहाँ देखिए वस्तु को हम अनंत पर रखे हैं, ये वस्तु है, ठीक है। ये वस्तु है, वस्तु को अनंत पे रखे हैं। तो कहाँ फोकस बने, कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा? तो जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। और कैसा बनेगा? तो वस्तु के, ये वस्तु है ना उससे छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, नीचे साइड में बनेगा, ठीक है। 2 नंबर का देखिए देखते हैं, ये 1 नंबर में ऐसे बना। दूसरा नंबर पे हम क्या करते हैं कि ध्रुव ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रख देते हैं। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रखते हैं, मतलब सी और अनंत के बीच में वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब के आकार कैसा होगा? छोटा होगा। अब फिगर कहाँ बनेगा? तो सी और एफ के बीच में बनेगा। सी एफ का मतलब हो गया कि केंद्र और फोकस दूरी के बीच में बनेगा। देखिए आप एक बात समझिए, यहाँ पे जो हम रखे थे प्रतिबिंब वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पे। जैसे नज़दीक लाएं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस और ध्रुव के बीच में। और नज़दीक लाएंगे तो इसी तरह से ऐसे जिसे घटते जाएंगे प्रतिबिंब भी इस तरह से ऐसे ऐसे घटते जाएंगे, प्रतिबिंब इस तरह से बढ़ते जाएगी, ठीक है। प्रतिबिंब इसी ओर बढ़ते जाएगी, लेकिन बनेगी छोटा, ध्यान रखना। जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। सी पर मतलब क्या होगा? वक्रता केंद्र पर यदि रख दिए तो वस्तु भी, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगी सेम, लेकिन उल्टा बनेगी, ठीक है। अब देखिए वस्तु को सी और एफ के बीच में रखें, कहाँ रख दिए? अब सी और एफ के बीच में रखें, फोकस दूरी और केंद्र के बीच में रखें, तो क्या बन रहा है ये? तो ये वस्तु से आकार में बड़ा बन जाएगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। अब इसको समझाएंगे आगे। वस्तु के फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर जैसे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। जैसे अनंत पे रखा तो फोकस पे बन रहा था, तो यहाँ पर फोकस पर रख देगा तो अनंत पे बन जाएगा, ठीक है। देखिए शॉर्ट ट्रिक इसका ये है कि यहाँ देखिए शॉर्ट में सारा के सारा समझाया गया है, आप पूरा गौर से समझिएगा इसको। देखिए क्या है कि देखिए 1 नंबर वाला जो भी है इधर से ऊपर वाला सब वस्तु है, ठीक है। और इधर से जो भी है ये सब प्रतिबिंब है, ठीक है। अब वस्तु और प्रतिबिंब, एक का प्रतिबिंब, एक वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब फोकस पर बना
दो वस्तु कहाँ रखे हैं, तो फोकस अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं, तो इसका फोकस कहाँ, इसका वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बना, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। 3 में रखे हैं वक्रता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना, वक्रता केंद्र पे, और इससे क्या बना है, छोटा बना है। फिर यदि 4 में कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो ये बना है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना है। और 5 में क्या किए हैं हम, 5 में फोकस पे रख दिए हैं, तो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत पे बन गया। और 6 में हम रख दिए हैं फोकस और ध्रुव के बीच में, पोल के बीच में रखे हैं, देखिए 6, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सीधा दर्पण के पीछे साइड में काल्पनिक बन जाएगा ये, और ये बड़ा बनेगा। ठीक है, ये देखिए ये काल्पनिक और बड़ा बनेगा। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखने पर वस्तु का जो है दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। अभी देखिए कह रहे थे काल्पनिक और सीधा और वस्तु से बड़ा, ये बात हो चुकी है। चलिए अब आगे देखते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, अभी अवतल दर्पण देखे थे, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण से दो ही तरह के, एक ही तरह के प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए वस्तु यहाँ रखें और इस छोटा बनेगा दर्पण के फोकस पे, क्योंकि इस तो परावर्तित कर देता है सभी किरणों को, था वहाँ से प्रतीत होता है। जब भी बीम को रखेंगे, जब भी प्रतिबिंब दर्पण के बाएं ओर रखेंगे, देखिए जब भी प्रतिबिंब को रखना है, बीम मतलब वस्तु को रखना, तो दर्पण के बाएं ओर रखना है, दाएं कभी नहीं रखना है, नहीं तो फिर आपका मैथ ही गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब स्थिति क्या है, ध्रुव पर होगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बन जाएगा, आकार छोटा होगा और सीधा होगा, आभासी होगा। समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब समझते हैं। देखिए समतल दर्पण पे जो भी प्रतिबिंब बनेगा समान दूरी पर प्रतिबिंब रहेगा। ठीक है, लेकिन सीधा, आभासी और समान आकार का होगा समतल दर्पण। जो हम लोग दर्पण देखते हैं ना, ऐनक नहीं, ऐना, तो उसमें क्या है कि समान और आभासी प्रतिबिंब बनता है, समान आकार का बनता है, सीधा बनता है। देखिए वस्तु से दूरी p, तो इधर भी p इस तरह से बनेगा। तब ये क्या हो गया कि पार्श्व परिवर्तन होगा। पार्श्व परिवर्तन मतलब दायां बायां दिखेगा, बायां दायां दिखेगा, और इससे ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जब वस्तु दर्पण की ओर भी गति से, एक देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, जब दर्पण की ओर कोई वस्तु भी गति से बढ़ रहा है, ये दर्पण है भी गति से बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें प्रतिबिंब जो आपको दिखेगा 2v गति से बढ़ते हुए। ठीक है, ये भी से बढ़ेगा तो 2v गति से बढ़ेगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है। एक दूसरे के समांतर होते हैं। अब कह रहा है कि दो दर्पण एक दूसरे के समांतर रख देंगे। देखिए एक दर्पण ऐसे, एक दर्पण ऐसे रख देंगे। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो बहुत प्रतिबिंब बनेगा। सैलून में देखे होंगे आप, यहाँ देख रहे हैं तो आपका देखिए यहाँ चेहरा दिखा, पीछे फिर माथा दिखेगा, फिर आगे वाला में यहाँ चेहरा दिखेगा, फिर यहाँ माथा दिखेगा, फिर यहाँ चेहरा दिखेगा, फिर यहाँ चेहरा दिखेगा। इस तरह से बहुत सारा प्रतिबिंब बनते चला जाता है। फिर यहाँ पे लास्ट में वो लकड़ी आ जाता तो दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रतिबिंब बहुत बनेगा उसमें। ठीक है, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, दर्पण के यदि दो दर्पण के थीटा डिग्री पर वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखिए इसका सिंपल क्वेश्चन ये है, 360 डिग्री बटा कितना डिग्री पर रखा है, इसी के आधार पे आप बता देंगे कितना है, कितना फिगर बनेगा इसमें। मान लीजिए 360 डिग्री है, 360 डिग्री तो टोटल मेरा हो ही गया। इसको रख दिए हम कितना, 45 डिग्री पर रखे हैं, तो इसको काट दीजिए, 9 5 जा 9 5 इधर कीजिए और इधर काटिए 5 से, 7 5 से कितना होगा 35, और फिर 2 72 हो गया। 9 8 72, तो क्या हो गया 8 फिगर बनेगा। कितना फिगर बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो इसी तरह से जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना ऐसा बता देंगे इसमें। ठीक है, ये फार्मूला पे निकाल सकते हैं। दर्पण के बाद बारी आती है लेंस की। दर्पण पढ़ेंगे तो लेंस छूट नहीं सकता है, लेंस भी साथ में चलेगा। लेंस क्या है कि दो दर्पण को मिलाकर, दो दर्पण को आपस में गोलीय दर्पण को जोड़कर बनाया गया है। पारदर्शी वस्तु होती है और उसी को लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, ऐसे दो प्रकार नहीं 3 प्रकार के होते हैं निवारण दृष्टि दोष के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो मुख्य लेंस को पढ़ रहे हैं। लेंस का निर्माण दो पारदर्शी पृष्ठों को आपस में जोड़कर किया जाता है। जैसे देखिए एक पारदर्शी पृष्ठीय है, एक पारदर्शी पृष्ठीय है, दोनों को जोड़ दिए तो उत्तल लेंस बन गया। एक पारदर्शी पृष्ठीय है, एक पारदर्शी पृष्ठीय है, दोनों को जोड़ दिए तो अवतल लेंस बन गया। उत्तल लेंस के फोकस दूरी जो है पॉजिटिव में और अवतल लेंस के फोकस दूरी निगेटिव में माना जाता है। ठीक है, लेंस का देखिए और फार्मूला देखिए, लेंस का और दर्पण का फार्मूला। लेंस में होता है 1/f प्लस बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u।
और दर्पण में ये फार्मूला होगा, लेंस में होगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा इसका फार्मूला। तो देखिए दर्पण में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेंस में क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, f बराबर जान रहे हैं फोकस दूरी होता है, u बराबर ध्रुव के बीच की दूरी होता है, और v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। देखिए f बराबर क्या होगा, फोकस दूरी हो जाता है। ये देखिए दर्पण है, इसमें f देखिए कहाँ, यह फोकस दूरी हो गया। और ध्रुव से वस्तु की बीच की दूरी, ये देखिए p ध्रुव हुआ, यहाँ वस्तु हो गया, वहाँ मान लीजिए यहाँ x है, x पे हम कोई t नाम के वस्तु रखें तो वस्तु की दूरी। और प्रतिबिंब v बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब बना तो v की प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अब देखिए ये तो देख लिए। उपयोग क्या है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग जो करते हैं सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, दूरदर्शी में करते हैं, दृष्टि दोष के निवारण में करते हैं, और वाहन के साइड मिरर में किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का निवारण करेंगे। अवतल में क्या किया जाता है, दंत चिकित्सा के लिए किया जाता है, वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है, स्ट्रीट लाइट जो गली में लगा रहता है उसके लिए, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए करते हैं। अब देखिए एक ट्रिक है, निकट 3 अक्षर का दृष्टि दोष तो 4 अक्षर का लेंस लगाएंगे अवतल, और इसमें 2 अक्षर का इसमें दृष्टि दोष तो 3 अक्षर का लेंस लगाएंगे। ठीक है, नोट, जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल और उत्तल दोनों लगाया जाता है। देखिए बूढ़ा दादा जो होते हैं ना, उनके चश्मा में देखिएगा, चश्मा ऐसा है तो इसके बीच में यहाँ थोड़ा सा और गोल रहता है, तो यहाँ उत्तल रहता है या अवतल रहता है। ठीक है, ये बन गई। एक दोष आता है अबिंदुकता दृष्टि दोष। ये व्यक्ति में जो लाइन, सीधी लाइन जो होती है ना, इस तरह से जो लाइन होती है, ये इस तरह से लाइन है, वो सीधा नहीं दिखकर उसे इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा दिखेगा। अबिंदुकता में टेढ़ा टेढ़ा दिखने लगता है। इसके निवारण के लिए सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं, बेलनाकर लेंस लगाते हैं। बेलनाकर लेंस क्या है, इस तरह का एक लेंस होता है। ठीक है, इस लेंस को भी लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि देख लिया जाता है कि हाँ आपका आँख जो है ये सीधा, टेढ़ा लाइन को क्या कर देगा, वो सीधा कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको सीधा दिखने लगेगा, है ना। अब देखिए कोई वस्तु है जो टेढ़ा दिख रहा है उसको, ठीक है, और उसको सीधा है लेकिन टेढ़ा दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे आप, टेढ़ा कर देंगे तो दिखाने के लिए, तो सीधा दिखने लगेगा। तो सेम वो जो बेलनाकर लेंस है जो टेढ़ा कर देता है, लाइन को इस तरह से कर देता है, और जब आँख में जाती है तो ये सीधा बन जाती है। ठीक है, रक्तांतर या कलर ब्लाइंड कहा जाता है। ये एक आनुवांशिक रोग है। इसमें आप क्या है कि कोई लेंस नहीं लगाया जाता है, ठीक भी नहीं होता है। इसमें क्या है कि यदि जो पिता को है तो पुत्र को होगा, इसकी संभावना 50% है। पिता को है तो पुत्र को होगा, इसका संभावना तो 100% है। पुत्री को होगा, ये संभावना 50% है, होगा नहीं भी होगा। ठीक है, लेकिन इस पुत्री का जो भी पुत्र होगा उसको तो 100% संभावना है कि फिर से हो जाएगा। समझे, तो ये है इसका। वाहक कौन होती है, महिला होती है। ये किसका, तो कलर ब्लाइंड का। मोतियाबिंद जो है ना, एक ऐसा बीमारी है कि अल्ट्रावायलेट लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि उम्र के साथ आँख के जो लेंस है उस पर वसा जमने लगता है, इसके वजह से मोतियाबिंद कहते हैं इसको वसा को हटाकर फिर से आँख की रोशनी वापस लाया जा सकता है। ऐसी कोई बड़ी बीमारी है नहीं। लेंस की शक्ति किस में पाया जाता है, तो लेंस के प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की शक्ति कहते हैं। देखिए जैसे उत्तल लेंस है, ये प्रकाश को कितना दूर पे मोड़ देता है, उसी को क्षमता को हम लोग इसको लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको डायोप्टर से मापा जाता है। ठीक है, P = 1/f होता है इसका। ठीक है, फार्मूला Cm-1 और m-1 होता है पावर। ऐसा ही मात्रक इसका डायोप्टर होता है, किसका, लेंस का। छाया का वर्णन, प्रकाश के मार्ग में उत्पन्न अवरोध के कारण वस्तु का छाया का निर्माण होता है। देखिए छाया जो है, ये देखिए बउआ है यहाँ पे, ये प्रकाश जल रहा है, और प्रकाश जलने के कारण ये टॉर्च है, इसमें लाइट पड़ा, इस लाइट के करने के कारण यहाँ पे छाया बना, यहाँ उपछाया बनता है। देखिए छाया है ये जो व्यक्ति का मुख्य, इसके बगल के जो बना है वो उपछाया है। तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं छाया और उपछाया से। तो थैंक यू।